सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विषय का भाग 3 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ 7 नगर प्रशासन का पहला प्रकरण नगर निगम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं अध्याय 7 को शुरू। नगर प्रशासन। एक गांव के मुकाबले शहर बहुत बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं। यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं। अस्पताल होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन भी होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी ऐसी संस्था है जो इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? सारे निर्णय कैसे लिए जाते हैं? कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं? कौन लोग हैं जो यह सारा काम करते हैं? तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इससे पहले वाले अध्याय में हमने गांव के प्रशासन के बारे में पढ़ा था, वैसे ही इस अध्याय में हम नगर प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में एक छोटी सी कहानी है जिसमें कुछ बच्चे हैं, वो इतवार की दोपहर को गली में क्रिकेट खेल रहे थे, जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाई भी दे रहा है। तो इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। तो रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेज़ी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान थे। यानी बाकी उन तीनों दोस्तों को जो ट्यूबलाइट टूट गई थी उसकी चिंता थी और शंकर को अभी भी रेहाना के आउट होने की ही चिंता थी। तो पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी और जिसको बदलने के लिए अपनी जेब खर्च में से उन्हें पैसे देने पड़े थे। तो क्या अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? तो माला का घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा, उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं है, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। तो उन्होंने सुझाया कि यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं। यानी कि जो यास्मीन खाला हैं वो नगर निगम में सेवा करती थी, नौकरी करती थी। जाओ उनसे पूछ लो और माला तुम जल्दी घर वापस आना। तो यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुँचे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। तो उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े ज़ोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो, यह एक बहुत बड़ी संस्था होती है और उसको नगर निगम कहते हैं। अब नगर निगम क्या करती है? तो नगर निगम है वो सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाज़ारों की सफाई का काम करती है। तो माला बोली, हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड भी देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। तब खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का यह काम सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैलें। यह स्कूल भी स्थापित करता है और उन्हें चलाता भी है। शहर में दवाखाने और अस्पताल भी चलाता है। यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। उन्होंने आगे और जोड़ा कि हमारे पुणे शहर बहुत ही बड़ा है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं और छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। यानी बड़े
बड़े शहरों में क्या होती है, नगर निगम, और छोटे शहरों में नगर पालिका। अब नीचे देखिए कि एक प्रश्न है, क्या आप नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाने में शंकर की मदद कर सकते हैं? यानी नगर पालिका कौन कौन से कार्य करती है? तो सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करती है, कूड़ा इकट्ठा करना नगर पालिका का या नगर निगम का कार्य होता है, पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना, और सड़कों और बाज़ारों में सफाई का काम भी नगर पालिका ही करवाती है। इसके बाद देखो कि नगर निगम पार्षद और प्रशासनिक कर्मचारी। तो यास्मीन खाला है, वो बोले कि भी मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला कौन लेता है पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने यास्मीन खाला से पूछा। तो खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग यानी अकाउंट में थी। बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं, और इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। जैसे कि आपको याद होगा, हमने जब ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा था तब उसमें हमने देखा था, जैसे एक गांव है तो गांव को अलग अलग वार्डों में बांट देते थे, वैसे ही शहर को भी अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक वार्ड मेंबर या एक पंच चुना जाता है। तो वैसे ही शहर को भी अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां भी बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है। जैसे कि मान लो एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, या फिर किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ़ करना है, या फिर जो शहर का मुख्य नाले की सफाई है। तो ये सारे कार्य हैं जो पार्षदों की समितियां होती हैं और वो मिल कर के पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ खाली स्थान हैं कि पंचायत के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं, तो उन्हें पंच कहा जाता है। शहर विभिन्न किस में बंटा होता है, वार्डों में बंटा होता है। तो शहर है विभिन्न वार्ड में बंटा होता है। इसके बाद है कि नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं, तो उन्हें पार्षद कहा जाता है। पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो कि क्या होंगे, पूरे शहर को प्रभावित करते हैं। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। इसके बाद है कि पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नेतृत्व में दफ्तर के जो भी प्रशासनिक कर्मचारी हैं वो उन निर्णयों को लागू करते हैं। अब इसके बाद देखिए कि जब एक वार्ड के अंदर की कोई समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं, और जो पार्षद है उस समस्या से या जो भी उनकी परेशानी है उस विभाग के अधिकारी से बात करते हैं। तो उदाहरण के लिए देखिए कि अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद है वो क्या करेंगे, बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां और पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कि कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। जैसे कि हमने देखा था, जो पंच और सरपंच है उन्हें गांव के लोग चुनते हैं, उनका चुनाव करते हैं, और जो ग्राम सेवक होता है, ग्राम सचिव होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही पार्षदों को जनता चुनती है, उनका चुनाव होता है, और जो भी आयुक्त है, प्रशासनिक कर्मचारी है, इन्हें क्या है, सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो नगर निगम में ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं, रेहाना ने पूछा। वह कभी भी सोचना बंद ही नहीं करती है। तब बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया कि सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और उनकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है और उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है।
पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशेष ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जाएं। फिर से ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी भी बड़े व्यक्ति ने आज तक उनके कामों के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया था। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कि नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है। तो इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, तो निगम यह राशि अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा करती है। इस राशि का बहुत बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए टैक्स यानी कर से आता है। कर वह राशि होती है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना पड़ता है। जितना बड़ा घर होगा उतना ज़्यादा कर निगम के पास देना पड़ता है। अब उसमें से संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी आपको कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाएं तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। तो इस तरह से अमीर लोग संपत्ति कर भी देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है। इसके बाद देखो कि शंकर ने फिर बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है तो इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत भी पड़ती होगी। तो खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक के क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। तो दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, यानी कि जैसे शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा वैसे ही नगर निगम को भी अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। जैसे कि जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, उद्यानों की देखभाल के लिए विभाग है, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। तो मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी और सफाई विभाग के अंदर भी लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लेने चल पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेज़ी से अपने सारे कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज़ में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? तो बाकी बच्चे अब ये कबाब खा ही रहे थे। तो यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया कि इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियाँ भिन बनाती रहती हैं। आसपास कुत्ते, चूहे, मक्खियाँ सब भिन बनाती हैं और उनका जमावड़ा हो जाता है। तो लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह भी थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगा रहता था कि गली में अगर अधिक समय तक बच्चे रहेंगे तो उससे क्या वो बीमार पड़ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या है, पुनर्चक्रण हो रहा है। तो पुनर्चक्रण कोई नई चीज़ नहीं है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति की तरह कई लोग हैं, वो क्या करते हैं, बड़े लंबे समय से कागज़, कांच, प्लास्टिक और धातु का पुनर्चक्रण कर रहे हैं। और जो घरेलू प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में कबाड़ी वाला एक मुख्य भूमिका निभाता है। फिर यास्मीन खाला ने आगे बताना शुरू किया कि उन्होंने अपनी बात जारी रखी कि मोहल्ले की औरतें इन सब से बड़ी नाराज़ थी। तो वे सलाह लेने मेरे पास भी आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी भी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, तो उसके सामने हमें अपने विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। तो गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे से समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। तब गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। तो पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए भी कहा।
अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी कि इंजीनियर को भी अपने साथ ले जाएंगे, और ये अच्छा भी रहेगा, इससे उन्हें फ़ायदा भी होगा, क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेंगे कि हालत कितनी ख़राब है। तो उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हस्ताक्षर हैं वो हो सके। तो अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गई। आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। तब गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। तो जहांगीर ने झट से कहा कि इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा। तब गंगाबाई ने क्या कहा कि और नहीं तो क्या, उसने फ़ौरन इंतज़ाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बच्चों को बताया। तो गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत सारी संख्या में महिलाएं हैं, धरने पर बैठ जाएंगी। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। तो 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी, और अब मोहल्ले की जो सफाई है वो नियमित रूप से होने लगी है। तो ये नीचे देखिए प्रश्न इन्हीं कहानी से, गंगाबाई की कहानी से ही जुड़े हुए हैं कि गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी। तो वही कि उनके क्षेत्र में जो कचरा उठाने का काम है ठीक से नहीं हो रहा था। तो दूसरा प्रश्न है कि आपके हिसाब से गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात क्यों सोची? क्योंकि जो पार्षद है वो उसी वार्ड के लोगों ने उन्हें चुना था। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि जब आयुक्त ने ये कहा कि शहर में ट्रकों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो गंगाबाई ने क्या कहा? तब गंगाबाई ने कहा कि लगता है आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। इसके बाद देखिए कि यह तो बिल्कुल मुंबईया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ, तो ऐसा माला ने कहा। तो वह अपने आपको नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। तो सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत ही मज़ा आया, और उन्हें इसका आभास तो था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया, जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और है, घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? तब खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी ना गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में। जब हम अपने कचरे की छँटाई कर देते हैं तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर भी पहुंचना था। तो आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। तो ये देखिए कि यहाँ पर एक ये अपना बिंदु रह गया था कि खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद क्या क्या बदला है। यानी एक प्रश्न है कि अब खाला है वो रिटायर्ड हो गई हैं, तो उसके बाद और क्या क्या बदला। तो ये देखिए कि यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया था वह यह था कि हाल ही के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं, और इसको निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे काम अब निजी कंपनियां करती हैं। निजी ठेकेदार जिन मज़दूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं, और उन मज़दूरों की नौकरी भी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन भी नहीं होते हैं। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाएं तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होता है। इसके बाद देखिए कि 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग रोग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था।
लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। तो इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। तो ऊपर से नगर निगम भी अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, तो जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। तो जो प्लेग रोग है वो हवा के जरिए फैलता है, और जिन लोगों को अगर प्लेग हो जाए तो उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। तो सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा, और प्लेग के डर ने यह भी अनिवार्य कर दिया था कि नगर निगम है वो मुस्तैदी से अपना काम करे, सारे शहर को अच्छी तरह से सफाई की जाए। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान है वो सूरत का है। तो क्या आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में उतनी बार ही कूड़ा उठाया जाता होगा? तो ये आप अपने मोहल्ले में ज़रूर पता करें। तो इस तरह से देखिए कि हमने इस पाठ में जाना नगर प्रशासन के बारे में, कि जो नगर पालिका है, नगर निगम है, वो कैसे कार्य करती है और उन कार्यों के लिए उनके पास आमदनी कहाँ से आती है। तो जो हम सरकार को कर देते हैं, टैक्स देते हैं, उन्हीं करों से ही सड़कें, पुल, पार्क, गलियों में बिजली आदि की व्यवस्था की जाती है। और इन सुविधाओं के साथ साथ अन्य कुछ सुविधाएं भी हैं, जैसे शिक्षा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सफाई सुविधाएं, वो भी हमें इन्हीं करों से मिलती है। तो इस तरह से हमने इस पाठ में नगर प्रशासन के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।